आपके साथ मैं रचना बंसल। आरएसएस को लेकर हमेशा विपक्ष आलोचना करता रहता है, लेकिन आज पीएम मोदी नागपुर में पहुंचे, संघ के मुख्यालय गए और वहां उन्होंने करीब 4 घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने 34 मिनट की स्पीच दी। वो देश का विकास के नाम थी, भक्ति आंदोलन में संतों की भूमिका बताती हुई थी और आरएसएस की निस्वार्थ कार्य प्रणाली का जिक्र भी था। युवाओं में धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात थी। शिक्षा, भाषा, प्रयागराज महाकुंभ जैसे शब्दों पर पीएम मोदी बोले। खास बात यह रही कि उन्होंने आज संघ और उनके स्वयं सेवकों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। यह आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बनाने का काम कर रहा है। संघ की आलोचना करने वालों को आज पीएम मोदी ने न केवल करारा जवाब दिया, बल्कि राजनीति के गलियारों में संघ और बीजेपी के बीच में दबे छिपे मतभेद की अफवाहों पर भी पूरी तरह से विराम लगा दिया। सवाल यह है कि पीएम रहते हुए पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने क्या संदेश दिया, या मेहमानों से समझेंगे। साथ ही साथ वो 4 घंटे जो बिताए गए हैं, साथ ही साथ मोहन भागवत के साथ जिस तरीके से हंसी मजाक वाले अंदाज में और इतना ज्यादा शिद्दत के साथ संघ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, आज के युवाओं को जोड़ने के बारे में पीएम मोदी जब बात करते हुए नजर आए, तो उनसे कई प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं। ये हम सब जानते हैं कि संघ और संघ की कार्यप्रणाली किस तरीके से है। साथ ही साथ मोहन भागवत पिछले दिनों जिस तरीके के बयान देते रहे, कुछ खटपट या मतभेद की खबरें भी रह रहकर विपक्ष उठा रहा था। लेकिन आज जब संघ मुख्यालय पहुंचे, नागपुर में पहुंचे पीएम मोदी, तो वहां 4 घंटे बिताना, वहां अच्छा समय बिताने के साथ साथ वो तमाम बातों का जिक्र करना जो आज के समाज में और युवाओं के लिए खास तौर से कैसे प्रेरणा के लिए यहां साबित होती हुई नजर आ रही है, उसका जिक्र करना, मतलब उन सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाने का काम भी यहां पीएम मोदी ने किया है। अब 4 घंटों में कई बड़ी बातें तो निकलकर सामने आई, लेकिन विपक्ष इसे कैसे देख रहा है? खास तौर से विपक्ष जब कटाक्ष करता है तो बीजेपी के साथ आरएसएस का नाम भी जोड़ देता है। तो इसको लेकर अलग अलग पार्टियां क्या सोचती हैं, उनकी क्या विचारधारा इसको लेकर सामने आती है, ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मुकेश त्यागी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चित्रा बाथम मेरे साथ में है, कांग्रेस की प्रवक्ता, शिवेश प्रताप मेरे साथ में हैं, आरएसएस चिंतक के रूप में आप जुड़े हुए हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी मेरे साथ में है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ में तपन भारती भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं चित्रा बाथम जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जब आरएसएस का जिक्र होता है, जब बीजेपी पर कटाक्ष करने होते हैं, तो उसमें कांग्रेस और मैं कहती हूं कि राहुल गांधी सबसे आगे होते हैं। आज का संघ मुख्यालय पहुंचना, 4 घंटे बिताना और जो भाषण पीएम मोदी का रहा, उसे कैसे देख रहे हैं आप? रचना जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो व्यक्तिमत है आरएसएस को लेकर, वो बहुत स्पष्ट है, वो बहुत साफ है, वो और आज से नहीं है। उनके जो करतूत, उनके जो कारनामे थे, उसी के ऊपर आधारित रहकर ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन है आरएसएस के खिलाफ, वो बना हुआ है। आपको मैं याद दिलाऊं कि किस तरीके से आरएसएस का हाथ रहा है हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, जो एक बहुत बड़े राम भक्त भी थे, उनके असैसिनेशन में मैं आपको ये याद दिलाऊं कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को अनलॉफुल थ्रू आउट इंडिया करार करते हुए, फोर्स ऑफ हेट करार करते हुए उसे बैन लगाने की मुहिम शुरू की थी। अब मैं आपको क्या ये याद दिलाऊं कि 52 साल तक, 1947 से लेके 2002 तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आरएसएस इंडिया की इंडिपेंडेंस को नहीं मानता? क्या आरएसएस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है? उसके ऊपर आरएसएस को लेकर जो पिछड़ों के बारे में और दलितों के बारे में हमेशा से कटाक्ष आते रहे हैं, और जो एंटी रिजर्वेशन स्टैंड हमेशा से रहा है,
उसी को लेकर कांग्रेस ने हमेशा अपनी प्रतिक्रिया आरएसएस के खिलाफ बरकरार आपकी की है। बातों में आप और भी प्रधानमंत्री मोदी की बातों में तो बड़ा जमीन आसमान का अंतर रहा। पीएम मोदी ने तो युवाओं में कैसे जनचेतना जगाने का काम आरएसएस कर रही है और कैसे गरीब वंचित समाज तक पहुंचती है, कैसे उन तक मदद पहुंचाई जाती है, यहाँ तक कि आपदा के वक्त में भी इन सभी बातों का जिक्र पीएम मोदी की बातों में था। शिवेश प्रताप जी, लेकिन चित्रा बाथम जी तो एकदम ठीक उलट बोल रही हैं। देखिए, किसी का अपना राजनीतिक मंतव्य हो सकता है और पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की आजादी के पहले से लेकर और अब तक, आज तक राष्ट्र के प्रति एकनिष्ठ भाव से, समर्पित भाव से, इदम न मम इदम राष्ट्राय के भाव से निस्वार्थ रूप से राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है, बिना किसी भी प्राप्ति की अपेक्षा के। और जैसा कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा संघ के बारे में कि वट वृक्ष है, तो निसंदेह अपने 100 वर्षों की यात्रा में संघ और संघ परिवार एक ऐसा इतना विराट वट वृक्ष बन चुका है, जहां पर जो है संघ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में देश की सेवा के लिए और देश निस्वार्थ समर्पण के लिए कार्य कर रहा है। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े या आदिवासी या इस तरह के बहुत सारे जो विषय बता रही थी, इस देश में बहुसंख्य जो राजनीतिक लोग हैं, उनको लगता है कि देश में जो विमर्श है पिछड़े समाज का और उनके प्रति जो चिंताएं हैं, वह मंडल कमीशन के द्वारा जो है आई। लेकिन मैं ऐसे लोगों को यह ध्यान दिला देना चाहता हूं कि इस देश में 1954-55 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना कर दी गई थी। 1964-65 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना गुरु जी के प्रेरणा से हो गया था और तब से लेकर आज तक अहर्निश सेवा और समर्पण का कार्य ऐसे वंचित अरण्य निवासियों के लिए निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों लाखों स्वयंसेवक, यानी आप कह रहे हैं कि अपना पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकता है जिसके चलते इस तरह की टिप्पणी की गई है और ये अलग अलग वक्त पर की जा रही है। अच्छा, तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। आज जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे और वक्त बिताया था, लेकिन पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ कहा गया, रिपोर्ट देखिए और जानिए। संघ के मुख्यालय में पीएम मोदी की हुंकार, आरएसएस को अमर संस्कृति का बताया वट वृक्ष, देव से देश और राम से राष्ट्र का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। वो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहां पर रहे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोवलकर और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर यानी कि गुरुजी के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 मिनट की स्पीच में देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, इसमें संतों की भूमिका, संघ की निस्वार्थ कार्य प्रणाली, देश के विकास, युवाओं में धर्म संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा की। पीएम मोदी ने संघ की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। ये आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है। स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है। हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा, धर्म से जुड़ा,
पीएम मोदी ने कहा कि हमारा शरीर परोपकार और सेवा के लिए ही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है। देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। संघ की तारीफ में उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक हमेशा अपना कर्तव्य निभाते हैं। काम बड़ा हो या छोटा, कार्यक्षेत्र नगर हो या वन पहाड़ी क्षेत्र, ये निस्वार्थ भाव में सेवा में समर्पित रहते हैं। भूकंप, बाढ़ या कैसी भी आपदा हो, संघ को हमेशा जन जन की मदद करते हुए देखा गया है। लेकिन राजनीति की रोटी सेंकने के लिए विपक्ष हमेशा संघ की कठोर आलोचना करता रहा है, जिसके पीछे कोई तर्क भी नहीं दिखता। अभिनव बोल रहे कि जहां पर 100 मुसलमान हैं, वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो संघ के विचार थे बाबा साहब के बारे में, संघ के लोगों ने किताबें जो लिखी हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, संघ के और संघ से संबंधित संस्थाओं ने तो उनके बनाए हुए संविधान को कूड़ा कर दिया था, कहा था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी किताबों पे, खासकर उनके एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पे और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो 2 बहुत प्रमुख किताबें हैं, उन पर संघ का क्या विचार है, या संघ के लोगों का या स्वयं प्रधानमंत्री का क्या विचार है? कभी इन चीजों पर भी वो बात कर लें। जहां तक संघ की बात है, वो आलोचनाओं से अलग हमेशा देश के उत्थान और निस्वार्थ जनसेवा भावना में यकीन करता है। चर्मचक्षुओं की दृष्टि से संपन्न या उससे रहित ऐसे समाज के लोग 2 प्रकार के हैं। लेकिन सदा सर्वदा जीवन में जो दृष्टि आवश्यक होती है, जीवन में हमको जो कुछ मिला है परिस्थिति के रूप में, उस परिस्थिति का अधिकतम उत्कृष्ट उपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, अपने जीवन को निरामय बनाना, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, ये सारा करने के लिए जो जीवन की दृष्टि चाहिए, वो जीवन की दृष्टि ही है। और उस जीवन के दृष्टि का सारा उसमें वर्णन है सेवा। विपक्ष की सोच तंग, देश का गौरव संघ। संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया और बता दिया कि उनका संकल्प देश में राम राज्य की स्थापना है। ऐसा राम राज्य जहां सबका साथ, सबका विकास होता है। जो लोग संघ को लेकर संकीर्ण सोच रखते हैं, उन्हें संघ को पहले जानना समझना चाहिए, फिर संघ पर अपनी राय बनानी चाहिए, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक जन सेवक हैं। मोदी जी एक स्वयंसेवक है, वे प्रचारक रहे हैं। आज भी उनका जीवन एक प्रचारक जैसा ही जीवन है। इसलिए जब वो कार्यक्रम में आए तो उनके भाषण में वही उनका अनुभव, वही उनकी अनुभूति हमको देखने को मिली और हमको बहुत खुशी है कि एक स्वयंसेवक के रूप में हम भी उसमें उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विपक्ष की सोच को तंग कहा जा रहा है। आरएसएस की तारीफ में जो कसीदे पढ़े हैं पीएम मोदी ने, वो बताते हैं कि आज के वक्त में आरएसएस की भूमिका क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे विपक्ष एक के बाद एक कटाक्ष करता है। इससे पहले जब हम रिपोर्ट देख रहे थे, उससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता को हमने सुना। आरएसएस चिंतक शिवेश प्रताप जी कह रहे थे कि ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने अपने हित, अपने अपने फायदे के लिए ऐसा कहती हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप इस पूरी चर्चा को कैसे देखते हैं और इस टिप्पणी को कैसे देख रहे हैं? समाज सेवा संगठन है और वो देश की मोहब्बत में, राष्ट्रवाद में, देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। मगर जहां पर उसके बहुत सारे अच्छे काम हैं, वहीं पर आरएसएस के ताल्लुक से बहुत सारी मुसलमानों के दरमियान और दूसरे तबकों में गलतफहमियां भी हैं। और ये समझा जाता है मुसलमानों के दरमियान कि आरएसएस जो है वो मुस्लिम विरोधी है, एंटी मुस्लिम है और ये मुसलमानों के खिलाफ रिमोट रख दो। इस तरह की बातें बहुत सारी काफी निकल के आती हैं। मगर अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया, तकरीर की, बड़ी अच्छी तकरीर थी और उन्होंने
समाज को सुधारने के लिए, समाज की तामीर और तश्कील के लिए, उसको बनाने के लिए और देश की तरक्की के लिए, नौजवानों को बेदार करने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने कही और उनकी बातों को नौजवानों को चाहिए कि सुनना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी कम्युनिटी, ये सभी कम्युनिटी पे लागू होता है, कोई भी कम्युनिटी अगर डेवलप होती है तो उससे समझिए देश डेवलप होगा, देश तरक्की करेगा। कोई भी कम्युनिटी कमजोर होगी तो हमारा समाज कमजोर होगा, हमारा देश कमजोर होगा। बहरहाल जो भी है, जिस तरह भी है, देश के लिए काम करते रहना चाहिए। और यानी आप पीएम मोदी की राय से इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ, मैं मोदी जी की राय से बिल्कुल मुकम्मल तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। आरएसएस से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं है, 50-50 इत्तेफाक है। बस वहां तक मेरा इत्तेफाक है आरएसएस से कि वो एक समाज सेवा और देश हित में काम करते हैं। चित्रा बाथम जी, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर। यहाँ तो मौलाना शाहबुद्दीन जी भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, काम तो करते हैं आरएसएस के जो स्वयं सेवक होते हैं, फिर कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों? रचना जी, आप जो बता रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, तो मैं आपको याद दिला दूं कि थोड़े दिन पहले ही मोदी जी का संकल्प तो सौगात में बहुत जल्दी ही बदल गया था सत्ता को देखते हुए। तो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप किसके ऊपर लगना चाहिए? हमारे ऊपर लगना चाहिए या उनके ऊपर लगना चाहिए? आरोप तो आपके ऊपर लगते आए हैं अब तक। लगते आए हैं तो क्यों, मैं भी वो बोल सकती हूँ कि बीजेपी वालों ने ही आरोप लगाए हैं, तो वो तो हमारी विपक्षी पार्टी है तो वो लगाएगी हमारे ऊपर आरोप। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपनी जुमला मार्केटिंग के लिए वैसे भी वर्ल्ड फेमस है ही, विश्वगुरु है ही उसमें वो। और राहुल गांधी किस लिए फेमस है? यहाँ जो राम राज्य के लिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो राम राज्य की अगर बात चल रही है, तो अगर वो देखें देश के अंदर आज यमराज उन्होंने बना दिया है हमारी महिलाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए और हमारे युवाओं के लिए। तो जो युवाओं के बेरोजगारी की जो मुद्दे हैं, महंगाई की जो मुद्दे हैं, अगर ये असली मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री जी थोड़ा और फोकस करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सरकार की बात हो गई, ये तो सरकार की बात हो गई और सत्ता में बैठी हुई पार्टी की बात हो गई कि वहां से आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, आरएसएस के जो जन सेवा के कार्य हैं वो भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए बोल्ड लेटर्स में एकदम हम दिखा रहे हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो आरएसएस के काम अब तक के देख सकता है और ये जान सकता है कि आरएसएस की क्या भूमिका रहती है। लेकिन मुकेश त्यागी जी, इस भूमिका से ऐतराज बड़ा है विपक्ष को। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम है किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार जो है आलोचना करते रहना। ये आलोचना की फैक्ट्री बन चुके हैं और इनका जो नतीजा है, इनके बोलने का प्रभाव जो है देश के अंदर बिल्कुल शून्य पे पहुंच चुका है। तभी इनकी स्थिति यह है कि 2 बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव में प्रधानमंत्री बने हैं और 2029 में भी हमको कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का, एक मिनट, मैं आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप जरा ध्यान से सुनिए। आपका टास्क करते करते आप, मैं कोई, आप मिसलीड कर रही हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए चित्रा जी, सुन लीजिए। ये जो आप असभ्य व्यवहार मत दिखाइए। वैसे ही आप लोग असभ्यता से भरे पड़े। राहुल गांधी जगह जगह जाकर के भारत की डेमोक्रेसी के बारे में आलोचना करते हैं। आप इनको चुप कराइए, नहीं तो मैं नहीं बोलने दूंगा। चित्रा जी, ये गलत बात है। चित्रा जी, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा और मैंने आपको पहले ही बोलने का मौका दिया है। आपके बाद बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो उन्हें सुन लीजिए, पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा। आप एक बात का जवाब दे सकती हैं, लेकिन पहले वो बोल लें। मुकेश जी बोलिए। देखिए, आप मुझे चुप कर सकते हैं पर देश को चुप नहीं कर सकती, इसलिए आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ सत्तू, हेलो जी बोलिए मुकेश जी। ये बीच में कुछ अब वो हो रहा है तो वो तपन भारती जी, आप थोड़ा सा शांत रहिए क्योंकि आपका माइक तो ऑन है ना, आवाज जा रही है ऑन एयर, तो आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें। हाँ मुकेश जी बोलिए। देखिए, मैं समझता हूँ देश जो है प्रगति की त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। आज हम तीसरी और पांचवी सबसे बड़ी अर्थशास्त्र राष्ट्र बने हैं और 2047 में हम विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। जिस प्रकार से भारत के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार से यहाँ पे विकास की गति तेजी से बढ़ी है, कोई भ्रष्टाचार का आज तक इन लोगों ने कोई प्रूव नहीं कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ हो। मैं समझता हूँ जो राष्ट्र चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो अतुलनीय है और यही कारण है कि भारत की जनता का विश्वास अटूट है भारतीय जनता पार्टी में। आज आरएसएस को लेकर के ये लोग बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे कि शायद आरएसएस और उनके बीच में जो है
मतभेद बहुत गंभीर हो गए हैं। मैं समझता हूं कि आज ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस प्रकार से हमने समरसता देखी प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जी के बीच में और आरएसएस के तमाम शाखाओं के बीच में, उसका उत्तर तो यही लग गया। हरियाणा, महाराष्ट्र और तमाम ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हमारी हार दीवार पे लिखी हुई थी, वहां पर आरएसएस के बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन से आज हम लोग जीते हैं। और मैं आपको एक वो बता दूं कि आरएसएस, मैं अभी हाल में गया था संभाल का, जो का आरएसएस का वहां पर एक नया हेडक्वार्टर बन रहा है, वहां पर तमाम लोग आते हैं। वहां पर आप विश्वास नहीं करेंगी कि मैं वहां की जो एक अनुशासन है और एक जो सरलता है और एक जो ठोस कार्यक्रम है, सभी लोग निस्वार्थ काम कर रहे हैं। आप जाइए संभाल का में देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे डोनेशन देना है, मेरे पास कैश है तो मैं दे सकता हूं। बोले नहीं जी, हम कैश में 1 रुपया नहीं लेंगे। मैंने कहा विदेश से भी पैसा आ जाता है आपके यहाँ? बोले विदेश से 1 रुपया भी हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, ये आप इसका पुष्टि कर लीजिए। बोले हमारा सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु है, देश की सेवा और देश की प्रगति। हमें ना तो अपना कोई, हमको ना तो, हम लोग स्वार्थी लोग नहीं है, हम लोग निस्वार्थ जीवन में लगे हुए हैं। ये चरित्र है भारतीय आरएसएस का। तो आरएसएस के अंदर आप मुझे एक भी कमी निकाल दीजिए। अब ये झंडे वंडे की बात लेके करते हैं, झंडा नहीं फहराया, ये नहीं फहराया। अरे इनको इतिहास मालूम नहीं है। मुझे बताइए, तिरंगा झंडा, हर घर में तिरंगा मोदी जी का नारा था कि नहीं नारा था? और आपको और भी पता है, उससे पहले दुनिया नहीं चलती थी। अरे सुनिए, आपको पता है नहीं, बोल रही है। जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1963 में जब 62 की लड़ाई हुई थी, तो किस प्रकार से आरएसएस ने, एक मिनट बोलने दीजिए, आरएसएस ने किस प्रकार से सपोर्ट किया था। चित्रा जी, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। वो आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। वो आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं कि तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता था। एक बार सुन लीजिए उनको, एक बार सुन लीजिए उनको, फिर आप काउंटर सवाल कर लीजिएगा। वो बता रहे हैं कि तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता था। सुन लीजिए पहले। चित्रा जी चिल्लाइए नहीं, बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। बोलने दे नहीं रही है। हाँ, आप बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के वक्त में क्या हुआ था, बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1963 को आरएसएस को इनवाइट किया था कि आप आइए, क्योंकि जो हमारा रोल था 62 की लड़ाई में चाइना के साथ, उन्होंने सराहाया है। ये जाकर के चेक कर ले। अब मैं आपको बताऊं, हर घर तिरंगा 1947 में भी फहराया गया, जनवरी 2016, 1915 में भी फहराया गया है। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं, यहां तक कि विनायक दामोदर सावरकर ने जो मैडम कामा का तिरंगा झंडा था 1937 में फहराया है। और तिरंगे को लेकर के और बता दें मैं आपको, 26 जनवरी 1992 जिस समय कश्मीर के अंदर जो है इंसर्जेंसी और आतंकवादी फैला हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने जाकर के लाल चौक पर पे गोलियां बरस रही थी, चारों तरफ से बम फट रहे थे, उन्होंने कोई मुकेश जी, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता था, वो ये पूछ रही हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ फहराया गया, मैं आपको डेट दे रहा हूँ। नहीं, अलग अलग डेट्स आप गिनवा रहे हैं, आप ऐसे रैंडमली नहीं बोल पा रहे हैं कि वहां पर हाँ तिरंगा फहराया जाता है। भाई तिरंगे के प्रति, देखिए तिरंगे के प्रति समर्पण नहीं होता तो मोदी जी जाकर के लाल चौक में अपनी जान की बाजी लगा करके वहां तिरंगा नहीं फहराते? अगर तिरंगा के प्रति उनका कोई विरोध होता। नहीं, अरे भैया, आपको अगस्त 1947 में फहराया। कुछ खास साल आपने गिनवा दिया है, लेकिन उन साल से अलग क्या मुकेश जी? नहीं तो आप ये बताइए, तिरंगा, हर घर में तिरंगा, अगर हमारा तिरंगा के प्रति विरोध होता, हमारी तो पूरी देश का तो एक ही झंडा है ना तिरंगा, देश की तो एक ही शान है ना तिरंगा। आज तिरंगे झंडे को कौन उसका वो कर रहा है? अगर मोदी जी ने कभी एक भी वक्तव्य निकालना हो या किसी भी व्यक्ति ने निकालो तिरंगे झंडे के प्रति, तो आप बोलिए तिरंगे झंडे के प्रति समर्पण है। हो सकता है कुछ विचार मत भेद रहे हो किसी वजह से, क्योंकि अंग्रेजों के कॉलोनियल। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहेंगी। अब एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन लेते हैं। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार तपन भारती जी मौजूद हैं, एक पत्रकार जिसने दशकों तक पत्रकारिता की है और आज के इस समय में आरएसएस और बीजेपी के साथ को आप कैसे देखते हैं? और तपन भारती जी, मुकेश जी मैं सवाल कर रही हूँ, आप थोड़ा शांत रहिए। तपन जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, पिछले कुछ दिन में मोहन भागवत ने एक के बाद एक जो बयान दिए वो सरकार के लिहाज से ठीक नहीं माने जा रहे थे। आज नागपुर मुख्यालय पहुंचना, 4 घंटे बिताना और जिस तरीके से भाषण दिया पीएम मोदी ने, अब चर्चाएं इस तरह की हैं कि पीएम मोदी के इस भाषण ने बता दिया है कि कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक है। रचना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है
कि पहले कुछ इस तरह की बातें छन कर आती थी कि कहीं कुछ मतभेद है सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में, तो क्लैरिफिकेशन तो देना ही था। इस बीच पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया में खबर उड़ रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात चल रही थी, और सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ या गडकरी जो हैं, इनका नितिन गडकरी का कितना गहरा संबंध है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति। अब वो दो तीन बातें हैं। एक तो औरंगजेब को कब्र से निकालकर वहां उसको हटाने की बात को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, और आरएसएस का मुख्यालय मैंने देखा है जहां दिल्ली में है, वो पुराने नागपुर के इलाके में है, हेडगवार भवन में। वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर ये दंगे हुए। उस विषय पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई आज बयान नहीं आया। शायद नागपुर की जनता या महाराष्ट्र की जनता या अल्पसंख्यक समाज या बहुसंख्यक समाज को एक अपेक्षा होगी कि प्रधानमंत्री काश इस विषय पर भी बोलते। तो खैर बहरहाल उस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन जो डिफरेंसेस की बातें आती है कि आरएसएस के प्रमुख और प्रधानमंत्री की विचारधारा में या कोई इस तरह की, तो आज ऐसा लगा कि नहीं, कोई दूरी नहीं है एक दूसरे। और आरएसएस के वर्किंग स्टाइल को लेकर तो कोई आलोचना कर ही नहीं सकता है। वो वनवासियों के लिए मैंने झारखंड के जंगलों में देखा है कि आदिवासियों की अथक सेवा, या छत्तीसगढ़ में भी देखा। वो आरएसएस की बुनियाद पर ही भारतीय जनता पार्टी है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की संख्या दुनिया में नंबर 1 है। कोई भी राजनीतिक पार्टी में वोटर की समर्थन की बीजेपी के समर्थकों की संख्या या कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह आरएसएस भी है। तो आरएसएस के पास जाना, आरएसएस के स्वयं प्रचारक रहे हैं प्रधानमंत्री स्वयं। ये कई राज्यों में इनको जिम्मेदारी मिलती थी, कभी हिमाचल में आपने काम किया, कभी हरियाणा में काम किया। तो आरएसएस में निचले पावदान से ऊपर प्रधानमंत्री के पद तक आए हैं। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री के सामने कई विषय होते, समय का अभाव होता है, हर बार वो नहीं जा सकते हैं नागपुर के लिए। नागपुर ऐसे समय पर गए हैं जब कई विषयों के बारे में जो चर्चाएं थी, अंदर खाने से चर्चा थी या मीडिया में चर्चा। मैंने तो कई बार टेलीविजन के चैनलों पर भी ये योगी आदित्यनाथ से ये सवाल करते हुए सुना कि क्या आपके मोदी जी और अमित शाह जी के बीच का विश्वास घटा है, कुछ बदलने की बात हो रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वहां सीएम बनाने की बात हो रही है। तो सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ संघ के प्रति कितने समर्पित हैं और नितिन गडकरी कितने समर्पित हैं, और उसके साथ ही किसी न किसी तरह से अमित शाह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, या प्रधानमंत्री का जो आरएसएस के प्रति लगाव या उनकी शुरुआती, उनके राजनीतिक या सामाजिक कैरियर की शुरुआती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुई है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि नागपुर वो सही समय पर गए, और इसके ऊपर जो मीमांसा होगी या आगे जो बात होगी, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। अच्छा, इम्पॉसिबल सी जो जीत थी उसे पॉसिबल बनाने का काम भी आरएसएस ने किया। ये अलग अलग प्रदेशों में हुए चुनावों ने बता दिया, जिसमें खास तौर से जिक्र हरियाणा और दिल्ली का होता रहा है कि आरएसएस ने किस तरीके से यहाँ ग्राउंड पर जाकर काम किया, और जहाँ जीत के कम चांसेस लग रहे थे उसे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप तपन जी? देखिए, हिमाचल में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, यह बात सामने आ गई थी कि किसी न किसी रूप में आरएसएस खुलकर बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही है। हाँ।